promised you that if you came at me again, I would rip you in two. I keep my word. Bruce Hope! I am... Now you don't. I am in control and I am in charge. You will play along, where I will tear the rest of you apart, one after the other. हेलो गाइस, मैं आपको होस्ट एंड दोस्त लॉजिकल बीइंग। आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे ओमनीपोटेंट कैरेक्टर के बारे में। सॉरी, मैंने बोला ओमनीपोटेंट नहीं, वो ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट कैरेक्टर हैं अपने अपने वर्स में। तो चलिए पता करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो चारों ऑलमोस्ट ओमनीपोटेंट कैरेक्टर के बीच में। सो वीडियो की तरफ जल्दी बढ़ते हैं, लेट्स गेट इनटू इट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज हम चारों ऐसे मोस्ट मैचो मैन और मोस्ट बैडएस कैरेक्टर फ्रॉम देयर वर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो कि पहले आता है लूसीफर मॉर्निंगस्टार फ्रॉम डीसी कॉमिक्स, एंड सेकंड आता है बियॉन्डर फ्रॉम मार्वल, प्री रेडकॉन बियॉन्डर, एंड नेक्स्ट आता है हमारा मिल्कमैन मैन, ए अनदर वर्जन ऑफ सुपरमैन, और आता है एनिमी से द एनोस वोल्डिगॉट। तो दोस्तों, इस बैटल को आप नाम भी दे सकते हैं कि बैटल ऑफ व्हाइट कोट्स या फिर बैटल ऑफ व्हाइट सूट्स या फिर जो भी तुम कह सकते हो। दोस्तों, ये जो 4 कैरेक्टर है अपने अपने वर्स में अपने सारे पूरे वर्स को ही नॉन एग्जिस्टेंस की तरह देखते हैं। वो कम्प्लीटली अपने वर्स से पूरी तरह से हाईली एक्सट्रीमली एबव लेवल पे वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन चलिए, क्या होगा अगर इनके बीच में अगर फाइट करा जाए, वो अगर एक कम्प्लीटली अगर सेपरेट वॉइड होगा, अपने मल्टीवर्स से निकल के एक दूसरे पे किसी के ना ये मार्वल का मल्टीवर्स होगा, ना ये डीसी का मल्टीवर्स होगा, ना ये एनिमी का मल्टीवर्स होगा, ये कम्प्लीटली एक न्यूट्रल वॉइड होगा। उस पे अगर ये चारों फाइट करते हैं तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम चारों का पावर और फीट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, फिर हम पता करेंगे कि चारों में से कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। सो दोस्तों, सभी स्टार्टिंग करने वाले हैं मार्वल से प्री रेडकॉन बियॉन्डर से। दोस्तों, प्री रेडकॉन बियॉन्डर वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर एवर इन ऑल ऑफ मार्वल कॉमिक्स। दोस्तों, प्री रेडकॉन बियॉन्डर की बात करें तो प्री रेडकॉन बियॉन्डर जो है वो मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट कैरेक्टर है मार्वल में। दोस्तों, जब आप सीक्रेट वार पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बियॉन्डर का इनोसेंस कितना था। मुझे वो इनोसेंस की वजह से बियॉन्डर का बहुत पसंद है, और बियॉन्डर का पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद आया मार्वल में। उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट ला पाना बहुत ही ओपी चीज़ था उस टाइम पे, राइटर के लिए खास करके। और दोस्तों, पावर फीट की अगर बात करें तो मार्वल में सबसे टॉप पे आता था जब वन अबव ऑल भी नहीं था। जब वन अबव ऑल भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब इसको पहले सुप्रीम गॉड बनाने की सोचा जा रहा था। लेकिन उसके बाद उसको तुरंत ही रेडकॉन किया जाने लगा। उसके हर चैप्टर, उसके हर पेज में उसके पहले चैप्टर से उसको रेडकॉन किया जाने लगा। इसी वजह से वो उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड किया जाने लगा। लेकिन हमें कोई भी उसका डाउनग्रेड वाला फीट हमें नहीं लेना है, हमें उसका सीधा स्टेटमेंट्स और उसका ओमनीपोटेंट फीट्स है जो अनराइवल फीट्स है, हम उसके बेसिस पे ही बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, वो वन ऑफ ऑल से पहले वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और दूसरी बात यह है कि वो जो मार्वल का पूरा कॉस्मोलॉजी को 1 ड्रॉप ऑफ सी वाटर के हिसाब से देखता है। वो मार्वल के पूरे कॉस्मोलॉजी से, पूरे हेरार्ची से वो मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है ऐसा बताया जाता है। वो एक सिर्फ कंपेरेटिवली बताया जाता है, लेकिन वो उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और एक इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि वो लिटरली डुअलिटी को, मार्वल के अंदर का कॉस्मोलॉजी को वो समझने के लिए, मतलब वो डुअलिटी को समझने के लिए वो लिटरली मार्वल के कॉस्मोलॉजी में घुस गया था। जो कि उसके बाद क्या होता, सारे एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी और सारे कॉन्सेप्चुअल बीइंग्स उनका फट के चौसट हो गया था। और उसका एग्जिस्टेंस इतना हाई है कि वो लिटरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैटर, इनफाइनाइट 3D मैटर क्या होता है उसको लिटरली पता नहीं है। वो जानता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करता है। और वो एंटरटेनमेंट के लिए वो कॉन्सेप्चुअल बीइंग्स के साथ लिटरली प्लेइंग करता है, सारे एब्स्ट्रैक्ट बीइंग्स को वो डरा के रखता है। और एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि वो जब मार्वल के रियल में जब घुसता है तब वो ह्यूमन का नेचर वो समझने की कोशिश करता है। जैसे कि मैंने बताया था, वो डुअलिटी को समझा, और उसके जब वो मार्वल के डुअलिटी को समझता है और जब वो उसमें वो सेटल हो जाता है तब वो अपने एक गर्लफ्रेंड बनाता है। वो गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए, गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, स्माइल देखने के लिए वो लिटरली सिलेस्टियल्स को वो पीट के रख देता है, वो सारे को बेहोश कर देता है, मैं भी मार देता है, आई डोंट नो। लेकिन वो शायद, मुझे लगता है कि वो उसको शायद सारे सिलेस्टियल्स को वो बेहोश कर देता है। और सिलेस्टियल्स कौन है? जो कि मार्वल के कंस्ट्रक्टर है, मतलब सारे यूनिवर्स को वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात है कि ये जो सारी चीज़ें मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका
कोई भी डाउन प्ले वाला फीट मैंने नहीं लिया, वो सिंपली मैंने ओवरऑल बताया। और ये जो फीट है जैसे कि मैंने बताया था वो लिटरली डुअलिटी के इतना एबव रहता है कि वो कम्प्लीटली उसका एग्जिस्टेंस ही आउटसाइड, मतलब कह सकते हो इजीली आउटर वर्सल इजीली कह सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, और आपका स्टेटमेंट कैसे हो सकता है और आप इसको कैसे जज कर सकते हैं। कोई उसको हाई आउटर वर्सल कह सकता है या फिर कोई उसको हाइपर वर्सल कह सकता है, कोई में भी बाउंडलेस तक कह सकता है। ये इस चीज़ से मैं दूर रहना चाहता हूँ, तो ये मैं पर्सनली मेरा इंटरप्रिटेशन है। सो अभी मैं चलता हूँ दूसरे कैरेक्टर की तरफ। सो दोस्तों अभी आता है लूसीफर मॉर्निंग स्टार फ्रॉम डीसी कॉमिक्स। दोस्तों लूसीफर मॉर्निंग स्टार हर कोई कॉमिक फैन इसे जानता है, और लिटरली इसके वजह से ना कोई भी बंदा आज के टाइम पे कोई भी एंजल के टैग को कोई पसंद नहीं करता। दोस्तों लिटरली आज के टाइम पे कोई भी बंदा गुड के टैग को कोई पसंद नहीं करता, और लिटरली इसी कैरेक्टर के वजह से हर कोई बंदा आज अपने नाम से पहले डेविल लगाता है। लिटरली सारे के सारे लूसीफर का पूरा फैन हो गए हैं। लिटरली दोस्तों इसका स्वाग ही ऐसा है ना। और दोस्तों पावर फीट की अगर बात करें तो उसको कहा जाता है कि ये आर्च एंजल है, जो कि सारे आर्च एंजल का मोस्ट पावरफुल आर्च एंजल वर्जन उसको कहा जाता है। और दोस्तों ये एक ऐसा एंजल है जो कि हेवन से गिरा लेकिन अपना खुद का हेल बनाया, मतलब सोचो ये क्या बात है। और दोस्तों इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अबव क्रिएशन है, वो पूरे क्रिएशन को भी टच नहीं करता, वो क्रिएशन के बाहर रहता है। और दोस्तों लूसीफर को कहा गया है कि ये कोई भी लॉजिक से कोई भी डायमेंशन से वो अफेक्टेड नहीं है, और ये भी कह सकती है कि कोई भी किसी तरह का भी स्पेस हो, किसी तरह का डायमेंशन या फिर किसी तरह का सर्कमस्टेंस से वो कम्प्लीटली न्यूट्रल रहता है, उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। और दोस्तों जब मैं लॉ की बात करता हूँ तब एक फीट याद आता है कि वो लिटरली प्रेजेंस के जो प्लान है, प्रेजेंस का हर प्लान से कोई भी मॉर्टल या फिर कोई भी गॉड या फिर कोई भी कॉन्सेप्चुअल बीइंग्स वो एस्केप नहीं कर सकते। और ये बंदा जो है वो प्रेजेंस का प्लान का हिस्सा से बाहर चला गया, प्रेजेंस के प्लान से वो एस्केप कर गया। इसका मतलब वो कम्प्लीटली इसे आउटर वर्सल इजीली बनाता है, इजीली कम्प्लीटली आउटर वर्सल टू मे बी मिड या फिर हाई आउटर वर्सल कह सकते हो, वो लेवल पे उसको रख देता है ये फीट। इसी फीट के कारण वो आउटर वर्सल नहीं, उसका सिंपली एग्जिस्टेंस ही आउटर वर्सल है दोस्तों। और दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा ओपी फीट यह है कि वो लिटरली ऐसा एक एक्सप्लोजन को सर्वाइव करता है जो कि वो कम्प्लीटली पूरा डीसी कॉस्मोलॉजी को ही वो नॉन एग्जिस्टेंस में परिवर्तित कर देता है। उस तरह का एक्सप्लोजन को वो लिटरली सर्वाइव करता है, वो भी अपने फेस के सामने, और उसे कुछ नहीं होता, जो कि कम्प्लीटली एक आउटर वर्सल एक्सप्लोजन था। वो किसी भी तरह का मैजिक हो, किसी भी तरह का हर तरह का हैक्स ढूंढ लो या फिर हर तरह का रॉ स्ट्रेंथ, सारी चीज़ से वो इम्यून है, और हर चीज़ जो एनर्जी आप सोच सकते हो वो उसके अंदर है। सबसे ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है उसका पर्सनल फीट, मुझे वो बहुत पसंद आया कि वो लिटरली डीसी के जो वाइट वॉइड है उसमें वो लिटरली आराम से उड़ के जा सकता है, जो कि बहुत ही डेडली फीट है। कोई भी डीसी के अंदर वाला जो डीसी के कॉस्मोलॉजी के अंदर जो भी बंदे रहते हैं वो साहस नहीं करते कि भाई वाइट वॉइड के पास भी जाए, है ना। लेकिन लूसीफर लिटरली वो उड़ के घूम के जाता है और लिटरली आके बोलता है कि मैं बहुत सारे मल्टीवर्स को घूम के आया हूँ। और लिटरली बहुत सारे मल्टीवर्स मतलब डीसी के अंदर का सेकेंड मल्टीवर्स या फिर थर्ड मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहा था, वो लिटरली दूसरे मल्टीवर्स की बात कर रहा था। मतलब कह सकते हो कि वो यूनिवर्स का विटनेस है। ये वाली फीड मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन दोस्तों इसके बाद और एक ओपी कैरेक्टर कौन आता है, जो है शायद मुझे लगता है कि आप इसको सुन के हंसोगे, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है। इसका बोला जाता है मिल्कमैन मैन, दूध वाला सुपर ह्यूमन। मतलब लिटरली इसका नाम ही ऐसा है। दोस्तों ये वर्जन का सुपरमैन के बारे में अगर आप बताओ तो शायद आपका दिमाग का होश उड़ सकता है, क्योंकि ये वाला जो सुपरमैन है इसका हर वर्जन का सुपरमैन का जितना भी आज तक वर्जन बनाया गया है सारे सुपरमैन वर्जन का नैरेटिव इसके अंदर है। सो दोस्तों माजरा ये है कि आप नैरेटिव मतलब क्या है, नैरेटिव क्यों है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि दोस्तों डीसी में एक रेडकॉन ऑफिस है जो कि वो क्या करता है, कॉमिक को सेल करता है ना। और एक बंदा है जो कि कॉमिक को बाय करता है, जो कि डीसी के मल्टीवर्स के आउटसाइड ये सारी चीज़ें होता है। और डीसी का जो रेडकॉन ऑफिस रहता है दोस्तों, वो रेडकॉन ऑफिस में क्या होता है कि वो डीसी के अंदर जितना भी सारा चीज़ें हो रहा है, मतलब जितने भी इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं वो उनके वजह से हो रहा है, वो सारे के सारे रीराइट करते हैं और वो नरेशन और वो स्टोरी को चेंज करते हैं वहाँ से, जिसको हम कहते हैं मॉनिटर स्पेस, जो कि वो ये लिटरली मॉनिटर की तरह ही काम करते हैं। ये एक इस तरह का रेस है।
और ये डीसी के अंदर का जो मल्टीवर्स है ना, वो सारे के सारे यहाँ तक कि डार्क साइड के realm से वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो लिटरली उनके प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से बहुत ऊपर है। दोस्तों ये जो रेडकॉन ऑफिस है, मतलब ये इस तरह का जगह है ना, ये वहाँ से अगर कुछ छेड़खानी करते हैं या फिर छोटा सा भी कुछ छेड़खानी करते हैं तो डीसी के मल्टीवर्स में बहुत बड़े बड़े realms क्रिएट हो जाते हैं जस्ट बाय एक्सीडेंटली। और दोस्तों इनका जो बैटल रहता है ये लिटरली स्टोरीज को इस तरह का है कि वो लिटरली स्टोरीज को सक कर सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं एक कैरेक्टर का। वो ये लिटरली नैरेटिव लेवल पे ये लोग बैटल करते हैं। तो इसी कारण की वजह से ना बहुत सारे इसके जो फैन वो लिटरली कहते हैं कि वो पूरा कंप्लीट फिक्सन को सोलो कर सकता है, फिक्सन उसके अंदर है, वो कम्प्लीटली पूरे फिक्सन का नैरेटिव चेंज कर सकता है वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें ऐसे उसको वांक भी किया जाता है और उसका ओवररेटेड भी किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं एनोस वोल्डिगॉट। और दोस्तों ये वाला एनोस वोल्डिगॉट का जो वर्जन है, मैं कम्प्लीटली नॉवेल और एनिमी और मांगा तीनों को मिक्सिंग करके ले रहा हूँ। मोस्टली नॉवेल के एनोस को ले रहा हूँ। तो चलिए जैसे उसके पावर फीट और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों एनोस वोल्डिगॉट को कहा गया है कि ये जो है बंदा है, उसका लिटरली नाम ही ऐसा रखा गया है, बोला गया किंग ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट बीइंग्स, जो कि मतलब है वो उसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, वो आउटसाइड द क्रिएशन रहता है, आउटसाइड द क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। मतलब कह सकते हो कि सिल्वर सी उनका एक एग्जिस्टेंस है जहाँ पे सारे स्टोरीज काम करते हैं, सारे इवेंट्स होते हैं, उसके बाहर वो रहता है। और दोस्तों उसके वर्स में कहा जाता है कि ये जो है परफेक्ट लाइन ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे कहा जाता है। अपने वर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर के हिसाब से उसको माना जाता है। अभी तक इसको कोई भी अपना 50% या फिर 20% पावर तक कोई भी उसे पुश नहीं कर पाया, ना कि एनिमी में, ना कि मांगा में, ना कि करंट ऑनगोइंग नॉवेल में भी। दोस्तों इसका सबसे ओपी फीट ये है कि सबसे नहीं कुछ ऐसा ओपी फीट ये है कि जैसे कि अपने एक खून के बूंद से ही वो लिटरली कॉन्सेप्चुअल बीइंग्स को क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है, लिटरली मार सकता है उनको। और दोस्तों वो लिटरली मॉर्टल्स को इमोर्टलिटी दे सकता है और इमोर्टल्स को अपना मॉर्टलिटी उससे छीन सकता है और इमोर्टल्स को वो मार सकता है। इस तरह का वो बैडएस ओपी कैरेक्टर है। और सबसे बढ़िया दोस्तों उसके पास एक ऐसा तलवार है जो कि सारे लॉजिक को डिफाई करता है, सारे कॉन्सेप्ट को वो कम्प्लीटली ट्रांसेंड करता है। ना कोई स्पेस, ना कोई डायमेंशन, ना कोई लॉजिक, ना कोई लॉ, सारी चीज़ को वो ट्रांसेंड करता है। वो पास एक इस तरह का तलवार है। इस हिसाब से दोस्तों वो खुद बन जाता है, वो सारे लॉ से एबव बन जाता है, सारे स्पेस टाइम से, वो सारे डिवाइन लॉ से वो कम्प्लीटली एबव बन जाता है। और उसके वर्स में हमेशा एक नॉर्मल कैजुअल सी फीट हमें उसको देखने को मिलता है, जो कि है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सेम टाइम पे अपने मिनिमल एफर्ट से ही वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय या फिर इरेज कर सकता है। वो कम्प्लीटली हिस्ट्री के सारे इवेंट्स को या फिर फ्यूचर के सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक ही साथ में वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को एक ही साथ में वो ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दोस्तों उसका रॉ स्पीड ऐसा है, उसका रॉ स्पीड से वो कम्प्लीटली इनफाइनाइट साइज्ड बिगर मैक्रोवर्स भी वो कम्प्लीटली वेपर हो सकता है, फिर वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और वो दोस्तों हर तरह का ड्रीम को वो रियलिटी में मैनिपुलेट कर सकता है, रियलिटी में उसको ला सकता है, हर इमेजिनेशन को वो कम्प्लीटली रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब उसके अंदर मैटर क्रिएशन की कोई कमी नहीं है। और दोस्तों उसका जो आँख का जो एक ग्लेयर है, नॉर्मल ग्लेयर, वो कम्प्लीटली एक लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि बताने वाला हूँ कि वो लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है। और वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मैजिकल एनर्जी को इजीली सक कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। और दोस्तों वो पूरा अपने वर्स का जितना भी सिल्वर सी का पूरा लेयर्स है, वो सारे के सारे सिल्वर सीज के लेयर्स को वो कम्प्लीटली विथ मिनिमल एफर्ट, मतलब 10% पावर में ही पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि बहुत ही डेडली फीट है। जिनको सिल्वर सी के बारे में थोड़ा पता नहीं है, मैं उनको बता दूं कि सिल्वर सी एक ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है कि पहला लेयर में जो रहता है वो वहाँ से बबल क्रिएट होते हैं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बबल्स क्रिएट होते हैं। और एक एक बबल के अंदर इन्फिनिटी डायमेंशंस वहाँ पे रहते हैं, जिसको कहा जाता है मैक्रोवर्सेस। ठीक है, वो सारे के सारे मैक्रोवर्स ही कहा जाता है। हर एक लेयर में, पहले लेयर में वो क्रिएट होते हैं, सेकंड लेयर में जब हम जाते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये है कि हर एक बबल में बहुत सारा रेल्म, जैसे कि हमारे ड्रैगन बॉल में क्या होता है कि अदर वर्ल्ड, मोटर रेल्म, लिविंग वर्ल्ड, डीमन रेल्म, इस तरह का होता है। उसी तरह से उसी बबल के अंदर भी उस तरह का रेल्म है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बबल्स एक लेयर पे रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही अगर आप दोस्तों
सेकेंड लेयर या फिर उसके एबव लेयर पे अगर जैसे जहीं जाते हैं तो उसका सारा रूल रेगुलेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक लेयर के अंदर इनफिनिट मैक्रोवर्सेस है, लेकिन उससे अगर आप अगर एक लेयर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनते हो, लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ पे जाओगे सेकेंड लेयर पे अगर आप जाओगे तो आप उसके एक छोटा सा पत्थर भी नहीं उठा पाओगे, या फिर एक छोटा सा मतलब कोई भी घास का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का लॉ ही कम्प्लीटली आपको इतना सेकेंड लेयर का जो बंदा होगा ना वो लिटरली सबसे वीकेस्ट बंदा भी वो आके वो कम्प्लीटली बहुत सारी यूनिवर्सेस को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है निचले वाले लेयर को। मतलब वहाँ का हायर डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। तो इमेजिन कीजिए जो हायर लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्या क्या हो सकते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे कम्प्लीटली लॉ और भी ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा, एयर डायमेंशन स्पेस टाइम कम्प्लीटली वो और भी ज़्यादा थिकर होता जाएगा कंपेयर टू निचला वाला लेयर। लेकिन एनोस वोल्डिगोड इसमें कहाँ आता है? एनोस वोल्डिगोड दोस्तों इसी तरह का इसी 99 लेयर्स के अंदर नहीं आता, और बोला गया है इसी 99 लेयर से भी और भी ज़्यादा लेयर आने बाकी है अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर उससे भी ज़्यादा लेयर्स वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहाँ पे हैं वो कुछ पता नहीं है। और लेकिन एनोस वोल्डिगोड जो रहता है दोस्तों इसके बाहर रहता है, वो अंदर नहीं आता। जो बंदा इसी 99 लेयर के बाहर वो जाना चाहता है उसको कोई भी आज तक पता नहीं है उसके वर्स पे। लेकिन एनोस वोल्डिगोड जो है वो एक ऐसा रेलम में रहता है जो कि जिसे कहा जाता है फैंटम बीस्ट जोन, और दोस्तों इसे कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ केओस गॉड, जिसका मतलब हुआ ये अपने वर्स में क्या होता है कि वो डुअलिटी को डिसरप्ट करता है। दोस्तों एनोस वोल्डिगोड के पास हर तरह का क्वालिटी है एक आउटर वर्सल कैरेक्टर बनने के लिए, कम्प्लीटली हर तरह का क्वालिटी है। तो दोस्तों ये था चारों कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन। तो अभी मैं बात करता हूँ कि वर्सेस बैटल के बारे में। एनोस, लूसीफर, बियॉन्डर और मिल्कमैन, इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? दोस्तों मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ कि मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ, ठीक है, कि अगर 4 आउटर वर्सल कैरेक्टर अगर सेम लेवल पे आते हैं तो उनको कैसे कंपेयर किया जाए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरे एक वीडियो में बताया था कि आउटर वर्सल टायरिंग का रेगुलर टायरिंग से कोई लेना देना नहीं है, और आउटर वर्सल कैरेक्टर को रेगुलर टायरिंग से टायरिंग किया नहीं जाता, स्केल नहीं किया जाता। तो उनको फॉर एग्जांपल अगर आप स्केल करोगे तो कैसे करोगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये स्केल किया जाए तो मुझे लगता है कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार का बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, ठीक है, और उसके बाद आता है बियॉन्डर, उसके बाद आता है एनोस वोल्डिगोड, और उसके बाद आता है मिल्कमैन। मिल्कमैन बहुत ज़्यादा ओपी फिट मैंने बताया, लेकिन उसको बोला जाता है कुछ ऐसा है कि वो आउटसाइड एग्जिस्टेंस मतलब वाइड वॉइड में वो नहीं जा सकता। मिल्कमैन की बात कर रहा हूँ, जो कि लूसीफर आराम से जा सकता है, इनफैक्ट वो दूसरे मल्टीवर्स में भी जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। मिल्कमैन जो है वो लिम्बो लेवल का है, मतलब कह सकते हो कि जो मॉनिटर रेस है जो कि स्टोरीज़ को वो फॉर्म करते हैं, स्टोरीज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं, है ना, वो उस लेवल का कैरेक्टर है। लेकिन लूसीफर उससे भी अबव है। और एनोस को इससे ऊपर क्यों रखा मैंने? क्योंकि एनोस जो है वो स्टोरी, प्लॉट, मैनिपुलेशन इन सब से पूरी तरह से इम्यून है, कम्प्लीटली वो फ्लिंच भी नहीं करेगा इस तरह की चीज़ों से। और मुझे बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा है कि दोस्तों एनोस और बियॉन्डर दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम से सेम है। जैसे कि बोला जाता है कि बियॉन्डर जो है दोस्तों वो एब्स्ट्रैक्ट बीइंग था, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म लेके मार्वल के अंदर घुसा, है ना। और एनोस वोल्डिगोड जो है उसको भी बोला जाता है किंग ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। जब वो सिल्वर सी के अंदर जाने लगता है तब वो एक ह्यूमन फॉर्म के हिसाब से वो आता है, सेम कॉन्सेप्ट। और एक दूसरा फैक्ट ये है कि जैसे कि लूसीफर का कम्प्लीटली एक आर्चएंजल का पूरा रेस है, उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट बीइंग्स का एक पूरी तरह से रेस है, लेकिन उनका कोई फॉर्म नहीं है, उनका कोई ऐसा फिजिकल फॉर्म नहीं है। वो कम्प्लीटली जैसे कि बियॉन्डर एक फिजिकल कम्प्लीटली एलोन पर्सनालिटी है उसका, मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उसी तरह से ऑल एब्स्ट्रैक्ट, वहाँ पे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट बीइंग्स हैं, वो सारे बीइंग्स में टॉप में आता है। इसी वजह से अगर मैं चाहूँ तो मुझे लगता है कि मैं बियॉन्डर से ऊपर रख सकता हूँ। लेकिन एनोस वोल्डिगोड का चैप्टर और भी बहुत आने वाले हैं, तो इसी वजह से मैंने बियॉन्डर का ऊपर थोड़ा रखा। मैं भी एनोस वोल्डिगोड का अभी इसका फुल पावर नहीं दिखाया गया, मैं भी जब फुल पावर जब आएगा तब मुझे लगता है कि उसका और भी ज़्यादा एडवांटेज अच्छा मिलेगा हमें। मैं आपका राय जानना चाहता हूँ कि क्या है, सो कमेंट डाउन कीजिए, और जो मैंने टास्क दिया है आप थोड़ा अपने दिमाग खर्च कीजिए और बताइए मुझे, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे,
और हाँ 2K सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालने वाला हूँ कि किस तरह का वीडियो स्पेशल वीडियो चाहिए 2K में। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय।